कैसे हैं आप। मैं रागिनी आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। और कल हमने जो पढ़ा था कि संविधान क्यों और कैसे, तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये कारण है इसलिए संविधान आवश्यक होता है, जरूरी होता है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एक संविधान को प्रभावी बनाता है या महत्वपूर्ण बनाता है। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले संविधान जो है राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। किसी देश के संविधान से ये आकलन लगाया जा सकता है कि वो देश की व्यवस्था कैसी है। जैसे कि भारत का जो संविधान है उसके आधार पर कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली वाला राष्ट्र है। उसी तरह जो अमेरिका का संविधान है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अध्यक्षीय शासन वाला जो है राष्ट्र है वो। तो संविधान का जो नियम होते हैं, जो व्यवस्था होती है, सारी कार्यप्रणाली होती है, उसके अंतर्गत उस देश की जो व्यवस्था है, उसकी संचालन जो प्रणाली है उसको हम जान सकते हैं। तो कुछ ऐसे नियम होते हैं, बुनियादी नियम होते हैं जिन पर सभी सहमत होते हैं और वो पूरा आईना होता है उस देश का। उस संविधान के जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे भारत में है शांति, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता। तो भारत कैसा राष्ट्र है? सेकुलर राष्ट्र है ना। और सोशल वेलफेयर वाला राष्ट्र है क्योंकि हम समाज कल्याण के काम करते हैं। कल मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको। तो ये सब हम देख के कर सकते हैं कि ये कुछ बुनियादी नियमों का एक समूह होता है जिससे राष्ट्र की पहचान होती है। कुछ फंडामेंटल जो होते रूल्स होते हैं जिन पे हम सब सहमत होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 395 आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, पर मोटे मोटे रूप में हम अगर भारत की पहचान की बात करेंगे कि भारत क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, कल्याणकारी और जो कहेंगे शांति प्रिय राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और शांति और सहअस्तित्व में विश्वास करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए। ठीक है, अगला जो हम चलते हैं वो है एक सामूहिक ढांचा प्रदान करता है जिससे हम व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों और स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जो संविधान है वो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है जिसके माध्यम से हम अपना, होता तो सामूहिक स्ट्रक्चर है, संविधान सामूहिक है, लेकिन वो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देता है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है पर्सनल अपनी आकांक्षा, अपने लक्ष्यों को, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करता है। संविधान ये बताता है कि कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। यानी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकती, वहां पर उसको रोक लगाई जा सकती है। चाहे सरकार भी हो, वो व्यक्ति के निजी जीवन में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। किसी की संवैधानिक कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है उसके सामने वाले से कितने भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन वो उसके व्यक्तिगत विकास में उसकी अवसर की समानता को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि ये हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है जिससे व्यक्ति अपना आत्म विकास कर सकता है ना। सामूहिक रूप से देता है ना। अगर अपना न्यायालय है तो वो सामूहिक है, कार्यपालिका तो सामूहिक है, लेकिन व्यक्ति उनके माध्यम से अपना व्यक्तिगत विकास भी करता है। अगला है कुछ बुनियादी राजनीतिक व सामाजिक नियम जो विश्व के सभी संविधान स्वीकार करते हों। अर्थात संविधान के अंतर्गत सभी देशों के संविधान अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग नियम है, कानून है ना, लेकिन स्ट्रक्चर भी अलग है, ढांचा भी अलग है। कहीं अध्यक्षात्मक शासन है, कहीं संघात्मक शासन है, कहीं एकात्मक शासन है ना, अलग अलग है। कहीं राजतंत्रात्मक है, कहीं संवैधानिक राजतंत्रात्मक है, लेकिन कुछ फंडामेंटल बेसिक रूल्स होते हैं जिनको सभी संविधान फॉलो करते हैं। जैसे कि हम बात करें लिबर्टी, इक्वालिटी यानी स्वतंत्रता और समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व, ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल रूल्स हैं या लॉ हैं जिनको सभी जो है अपने संविधान में समाहित करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे बुनियादी वो भी होते हैं संविधान में जिनको सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानते हैं या फॉलो करते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं हम नीचे, संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता के अंतर्गत हम देखेंगे क्या इसका अर्थ होता है कि अधिकतर देशों में संविधान एक दस्तावेज होते हैं। इट मीन्स कि संविधान जो है वो, संविधान की पावर किसके पास है, तो ऑफिशियली सभी जगह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सारे नियम और कानून लिखे जाते हैं। तो भारत का कानून जो संविधान है सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, पहला लिखित संविधान तो अमेरिका का था, हम सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का संविधान है और इसमें सारी चीजें बड़े क्रम से लिखी गई हैं। और अगर हम दस्तावेज की ही बात करें कि अगर दस्तावेज ही संविधान है तो ब्रिटेन में क्या है, तो ब्रिटेन में ऐसा कोई संविधान नहीं है कि ऐसा कोई एक लिखित दस्तावेज नहीं है जिसको वो संविधान की संज्ञा दें, लेकिन उनके पास बहुत सारी एक श्रृंखला है निर्णयों की और दस्तावेजों की जिनको वो संविधान के अंतर्गत रखते हैं। तो कहने का अर्थ होता है कि
ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सारे नियम कानून और लिखे होते हैं, सारी जो सुविधाएं हैं, नागरिकों के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, सरकार के अधिकार कर्तव्य हैं, वो सारी शक्तियां जो है उसके अंदर लिखी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि संविधान की सत्ता किसी एक दस्तावेज में होती है। ठीक है, उसके अलावा है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका अर्थ क्या हुआ प्रचलन में लाने का तरीका? इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान किसने बनाया, जो संविधान निर्मात्री जो लोग थे, वो बॉडी थी पूरी, उसके पास कैसी शक्तियां थी? क्या वो डेमोक्रेटिक थे या वो हिटलर टाइप के थे, तानाशाह थे? तो ये डिपेंड करता है। जैसे कई जगह बहुत सारे वो बनाए गए संविधान, जैसे हम नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में 5 बार जो है संविधान का निर्माण हो चुका है। 1955 में, 1959 में, उसमें सब कुछ कई बार उसका जो है अपन इसमें देखते हैं, आगे चल के दिया होगा कि देखो 48 में, 51 में, 1951 में और 1959 में, 1962 में, 1990 में, इतनी बार संविधान नेपाल का बना लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो संविधान बनाने वाले कहीं ना कहीं वो राजतंत्र वाले शासक थे जो कि सारी शक्तियां अल्टीमेटली अपने पास रखते थे। तो जब बनाया राजा ने है तो अपनी शक्तियां, अपने अधिकार को सुरक्षित रखेगा, तो ऐसे में वो आम जनता को कैसे सर्वमान्य हो सकता है? तो इसीलिए फिर नेपाल में क्या हुआ, 90 के बाद बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। 2002 में राजा ने सारे अधिकार अपने पास ले लिए और सारी संसद ही भंग कर दी, उसमें जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी खत्म हो गया। लेकिन फिर एक जन आंदोलन हुआ, सारे 7 राजनीतिक दल थे, माओवादी लोग थे, कुछ कार्यकर्ता भी थे और यहाँ पर स्टूडेंट भी शामिल हुए, मतलब बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, वहाँ के स्थानीय जो राजनीतिक दल थे उनकी गठबंधन और माओवादी गठबंधन, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी ने मिलकर एक सशक्त आंदोलन किया 2006 में। और उसके बाद वर्तमान में 2008 से वहाँ पर नेपाल में लोकतंत्र है और 2015 में उनका फिर से एक नया संविधान बनाया गया जिसको मान्य किया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर सैनिक शासक है, जैसे कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उन लोगों ने अपने तो आनन फानन में जो है बिना विचार किए कई जगह संविधान बना दिए गए, बिना विचार किए आनन फानन में तब तक, तो वो उतने सफल नहीं है क्योंकि उनको बनाने के पीछे सारी जन भावनाएं जिनके ऊपर वो लागू होना है उनको सम्मिलित, उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई। तो इस क्रम में हम अपने भारत के संविधान को देखें तो 1946 से लेकर 1949 तक 2 वर्ष 18 माह जो है 11 महीने 18 दिन इसमें लगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। तो इतने लंबे समय में क्यों बना और कितने सारे लोग थे उसमें जो शामिल थे? तो इसलिए क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। हाँ, पहले तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल थे 1946 में। तो इन सब की आकांक्षाओं को, इन सब की भावनाओं को, विविधताओं को, संस्कृतियों को, विचारों को, सबको लेके चलना था क्योंकि आपने बना तो दिया पर उसको मानेंगे तभी जब वो उनके अनुरूप होगा। अभी कोई भी चीज़ आपके मेरे अनुरूप अगर नहीं होगी, कानून जबरदस्ती बना के लागू किया जाएगा तो वो जनता दिल से स्वीकार नहीं करेगी और कुछ समय बाद विद्रोह भी करना शुरू कर देगी। तो इसी तरह संविधान तभी सफल होता है जब वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो और जनता की सहभागिता उसमें हो। तो भारतीय संविधान को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं कि वो इसलिए सफल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो है लिखी गई और इतने बड़े जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, इतना बड़ा लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा इसीलिए है क्योंकि हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे और उन्होंने अपने भारत की विविधता और अनेकता को समाहित करके उसको बनाने की कोशिश की है और अभी तक ये सुचारू रूप से चल भी रहा है। और ऐसी भी गुंजाइश छोड़ी कि अगर कहीं टकराव है या बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वो भी भारतीय संविधान में हो जाता है संशोधन में। अभी तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो भी चुके हैं। तो कहने का अर्थ है कि प्रचलन में ये तभी आ पाता है जब इसकी आकांक्षाएं उस जनता के अनुरूप हो जिन पर ये लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर का देख सकते हैं। फिर उसके अलावा है मौलिक प्रावधान, संविधान के मौलिक प्रावधान, अर्थात संविधान में क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग इसकी कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। तो सभी संविधान अपने अंतर्गत कुछ ऐसे बिंदु छोड़ते हैं कि सभी लोग उसका आदर करें। जैसे मान लो अल्पसंख्यकों के हितों को बहुसंख्यक के हित पर अगर दबाया जाएगा तो वो अल्पसंख्यक लोग क्यों कर मानेंगे उस संविधान को, क्यों उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी एक वर्ग को
छोटे से वर्ग को सारी सुविधाएं दे दी जाए, बहुसंख्यक वर्ग उससे वंचित कर दिया जाए, तो वो बहुसंख्यक वर्ग क्यों इस संविधान को मानेगा, क्यों इसका पालन करेगा। तो कहने का अर्थ है कि संविधान जो बनाते हैं बनाने वाले, वो इस तरह का बनाते हैं कि सब उस देश का, उस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक उस संविधान का आदर करे, ऐसा कोई ना कोई कारण वो उसके अंतर्गत छोड़ दे। तो कहने का ये है कि जो संविधान सबसे ज़्यादा समानता और स्वतंत्रता अपने नागरिकों को देगा, सामाजिक कल्याण सबसे ज़्यादा अपने नागरिकों को देगा, वो संविधान सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा, सबसे ज़्यादा मान्य होगा और उसमें विद्रोह की संभावना कम रहेगी। तो कहने का अर्थ ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी उसके अंतर्गत ये है कि संविधान कैसे प्रचलित में लाया जाए, सत्ता कौन सी होती है, कैसे वो मान्य होता है ना, और एक बुनियादी पहचान, हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो सारे सूत्र हैं वो हमारी जन आकांक्षाओं को इंगित करता है, एक दर्पण होता है। संविधान हमारे देश का एक आईना भी है। कैसे संविधान बना है वैसे ही सरकार है और वैसे ही वहाँ के लोग हैं, उसी को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है, ये सब कुछ कैसे इसको फॉलो करवाना है। तो संविधान निर्माता भारत की सरकार ने जो भारतीय संविधान को काफ़ी कुछ विस्तृत रखा है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यूं ही नहीं लग गए, उसके पीछे भी जनता की भावनाएं, जनता की आकांक्षा और कितने सारे वर्ग लोग उसमें थे। और अगर हम बात करें कि क्यों नहीं जनता मानेगी, क्योंकि निर्वाचित लोग थे उसमें, जो लोग गए थे, संविधान सभा का चुनाव हुआ था, सभी वर्ग के 93 जो है देसी रियासतें थी, 94 जो है उसके प्रांतों से लिए गए थे, कुछ कमिश्नरी, 4 कमिश्नरी प्रदेश के थे, यानी जो बटा हुआ था पहले भारत स्वतंत्रता से पहले, उन सभी क्षेत्रों को उन्होंने एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संविधान किस तरह से। एक और जो पॉइंट है जो सशक्त है वो है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, अर्थात जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो ऐसी हो कि सशक्त हो और शक्ति पृथक्करण के ऊपर आधारित हो, अर्थात कभी भी कोई संविधान जो है उसको कोई जनता नष्ट नहीं करती है, बल्कि एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन उसको नष्ट करता है छोटा सा, जो अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर जब बनाना चाहता है तो वो संविधान उसकी अतिवादिता के कारण नष्ट होता है। तो संविधान बनाते समय ये सुनिश्चित करें, इस तरह से करें कि कोई एक संगठन, कोई एक व्यक्ति के पास पूरे अधिकार, पूरे शक्तियाँ ना केंद्रित हों और पृथक्करण जो है शुरू करना चाहिए, जैसा कि भारत में है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों के अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों को बांटा गया है सभी के बीच में, और एक स्वतंत्र निकाय जो है अपना निर्वाचन आयोग, उसको भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो इस तरह से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लेकर अगर चलेंगे, एक जगह शक्तियाँ नहीं केंद्रित होंगी, कोई एक व्यक्ति ऐसा पावरफुल नहीं होगा कि वो सभी को नियंत्रित करे, तो संविधान सफलतम होना निश्चित है। तो संस्थाओं की रूपरेखा संतुलित रूप से बननी चाहिए, कोई संस्था बहुत ताकतवर ना हो, कोई बहुत कमजोर ना हो। एक और चीज़ इसके अंतर्गत है कि जब संविधान बनाए तो इस तरह का बनाए कि बहुत कठोर अगर हुआ और उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं हुई, तो आने वाली जो परिस्थितियां हैं, आने वाली जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप वो नहीं हुआ, तब भी जनता विद्रोह कर देगी और तब भी वो नष्ट हो जाएगा। तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए कि इतना कठोर ना हो कि परिवर्तन ना किया जा सके, लेकिन इतना नमनीय भी ना हो, इतना लचीला भी ना हो कि आसानी से परिवर्तन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो भी उसकी कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई उसकी पहचान नहीं रहेगी, अगर ऐसा आसानी से परिवर्तनीय अगर संविधान हुआ तो कहने का अर्थ है नमनीयता और कठोरता का जो मिश्रण है, जो कि भारतीय संविधान में है, वो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर पालन किया था और उसका दूरगामी परिणाम भी सामने आए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। और दूसरा, हम अगर बात करते हैं कि इसकी सत्ता कहाँ मान्य है, कौन लोग इसको पालन करेंगे, तो इसका अर्थ हम सबसे पहले प्रश्न इसी अध्याय में खोजेंगे। 3 प्रश्न हम कर सकते हैं कि पहले जिस संविधान जिनने बनाया वो लोग कैसे थे, क्या वो विश्वसनीय शक्ति थी, आम जनता को मान्य थे। दूसरा, कोई ऐसा संगठन तो नहीं बना दिया है, नहीं ऐसा तो नहीं बना दिया कि कोई एक व्यक्ति या संस्था पूरे उसको नष्ट कर दे, संविधान को नष्ट करने की शक्ति रखता हो। ठीक है। तीसरा, क्या वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में एक पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, आप स्वयं ही निकालेंगे। ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि शक्तियों को इस तरह से बांटा जाए कि सभी के पास हो, किसी को इतना पावरफुल नहीं बनाया जाए कि वही एक व्यक्ति या संगठन पूरी सत्ता हो, क्योंकि अगर बंटवारा नहीं किया गया तो कोई भी कभी भी गलत
फ़ायदा उठा के सारी चीज़ों को अव्यवस्थित कर सकता है। तो अगर एक व्यक्ति अगर तानाशाह बनता है तो दूसरी संस्था या व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सके, इतना जो है बंटवारा होना चाहिए शक्तियों का और अधिकारों का। तो इस तरह से उसमें हमने देखा कि संविधान क्या क्या है, क्या क्या कुछ पॉइंट्स इसमें बताए थे आपको क्यों जरूरी है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से संविधान आवश्यक होता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही ये निर्धारित होता है कि कौन सी संस्था क्या काम करेगी, क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, व्यक्तियों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, जो एक आइडेंटिफिकेशन है, किसी राष्ट्र की आइडेंटिटी है, वो कैसे डिसाइड होगी, ये सारी चीज़ें जो है कैसे विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत आती हैं। और एक वो ऐसा दस्तावेज होता है जो सम्मान का पात्र भी होता है, सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं। तो ये अभी वीडियो में यही खत्म करती हूँ, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका भाग 3 लेकर आऊँगी मैं, तो जिसमें अपन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नमस्कार, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई जारी रखना।